चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप बोरोन फैमिली की बात करेंगे, ग्रुप नंबर 13 की। ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। लास्ट क्लास में हम एटॉमिक रेडियस की बात कर चुके थे, ठीक है। चलिए अभी आयनिक रेडियस की बात करते हैं। आयनिक रेडियस, तो जब आप आयनिक रेडियस की बात करते हैं तो यहाँ पर इनके आयन्स अगर बनेंगे। सर हम नियोमियम को नहीं लेते क्या? किसको? सर नियोमियम लास्ट लास्ट वाले एलिमेंट्स वैसे 286 रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए हम उनकी बात नहीं करते, ठीक है। रेडियो एक्टिव होते हैं तो काफी खतरा खतरा रहता है उनसे, इसलिए हम उनसे दूर ही रहते हैं। तो हम बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम इनकी बात करेंगे। चलिए अगर मैं आयनिक रेडियस की बात करूं तो यहाँ पर आयन्स बन चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए नॉर्मल ट्रेंड्स फॉलो होते हैं। नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से अगर आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो आपका साइज बढ़ता है। तो बस वही चीज यहाँ पर आप देखते हैं, बोरोन का आयन, फिर एल्यूमिनियम का आयन, गैलियम, इंडियम एंड देन थेलियम, यही नॉर्मल ट्रेंड यहाँ पर फॉलो होता है। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो अब देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी में थोड़ा इरेगुलर ट्रेंड है यहाँ पर। सबसे छोटा है बोरोन, तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। बोरोन सबसे छोटा होने के कारण उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन बोरोन के बाद अगर आप ग्रुप में नीचे चलते हैं तो नीचे जो थेलियम आता है लास्ट में, थेलियम, ठीक है, जो थेलियम आता है नीचे, और जब थेलियम के पास आप गए तो उसने ऑलरेडी अपने ऊपर 3D कॉन्ट्रैक्शन भी देख चुका है और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी देख चुका है। तो दोनों कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण थेलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है बाकी सबसे। तो बोरोन के बाद नंबर आता है थेलियम का। ये कुछ एक्सेप्शनल ट्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, खास करके पी ब्लॉक में, तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा ध्यान से। बोरोन, थेलियम, फिर इसके बाद जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि गैलियम का साइज छोटा होता है, तो गैलियम पहले आता है एंड देन कम्स एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। इस तरह से ये ट्रेंड आपको देखने को मिलता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। रीजन क्या लिखेंगे आप इसका? 3D कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वैसे, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। आपने नाम सुना है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का? बताइए, क्या आपने लेंथेनाइड्स का नाम सुना है पहले कभी? हाँ सर, वो अलग से होते हैं ना पीरियोडिक टेबल। अलग से होते हैं जो नीचे लिखे जाते हैं, यस सर। जो नीचे लिखे जाते हैं वैसे, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं लेंथेनाइड्स। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि लेंथेनाइड्स कहाँ पर आते हैं, जैसे अगर आप बात करो ग्रुप नंबर डी ब्लॉक की, अगर आप बात करो ग्रुप नंबर 3 की, ग्रुप नंबर 3 में आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं? स्कैंडियम है, फिर उसके नीचे गिट्रियम है, फिर उसके नीचे लेंथेनम है और एक्टिनम है। स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनम एंड देन एक्टिनम। तो लेंथेनम के बाद वाले, लेंथेनम के बाद यहाँ पर 14 एलिमेंट्स आते हैं जिनको बोलते हैं लेंथेनाइड्स। वो लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए उनका नाम पड़ गया लेंथेनाइड्स। लेंथेनम के नीचे है एक्टिनियम, तो एक्टिनियम के बाद भी 14 एलिमेंट्स आते हैं और उसका नाम पड़ गया एक्टिनाइड्स। तो ये लेंथेनाइड्स हैं और एक्टिनाइड्स हैं। अब लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है वो एफ ब्लॉक का पार्ट है, एफ ब्लॉक। तो यहाँ पर एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, तो डी ऑर्बिटल का साइज थोड़ा बड़ा होता था, इसी की वजह से वहां पर उसकी शील्डिंग कम होती थी
और न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींच पाता था, तो उसकी वजह से 3D कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। ठीक है, अब वैसा ही कुछ यहाँ पर ये लेंथेनर्स की वजह से भी होता है, क्योंकि इनका साइज तो और भी ज्यादा फैला हुआ होता है, एस पी डी एफ। तो जैसे जैसे आप एस पी डी एफ की ओर जाते हैं वैसे वैसे साइज इनका फैलता जाता है। तो यहाँ पर भी एफ ब्लॉक के जो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफी फैले हुए हैं। तो फैलने की वजह से क्या हुआ, फिर से शील्डिंग कम हो गई। अगर शील्डिंग कम हो गई तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर बढ़ गया, उसकी वजह से साइज छोटी हो गई। इसी कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं ये चीज? यस सर। तो अब जो नीचे वाला थेलियम था उसने 3D कॉन्ट्रैक्शन भी देख लिया और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी देख लिया। इसी की वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है बाकी लोगों से। बताइए, क्या ये चीज क्लियर है आप सबको? सर फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। क्या चीज एक्सप्लेन करनी है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप जब भी मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ तो आप क्या पीरियोडिक टेबल को विजुलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? यस सर। आपके पास पीरियोडिक टेबल है, हार्ड कॉपी? सर यहाँ पे चिपकाई हुई है कहाँ पर? नो सर। सर दरवाजे पे, दरवाजे वहीं पे पे चिपका बैठा रखी हूँ। है? सबने चिपका रखी है? यस सर। तो बस आप उसमें देखो एक बार। ठीक है, देखो मैं आपको, चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जस्ट गिव मी 1 मिनट, सर क्रोम से एक फोटो कॉपी पेस्ट कर लो ना। आई विल शो यू। एक्चुअली आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। आप में से कितनों को याद है पीरियोडिक टेबल? सर ग्रुप सर 5 40 तक। मतलब आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स के सिंबल कौन से हैं और कौन सा एलिमेंट कहाँ आता है। मतलब ये पता होना चाहिए कम से कम आपको कि कौन सा एलिमेंट कहाँ आता है। सर पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं होगी फिर वो। हाँ, आपको वैसे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किसका है और ये कहाँ आते हैं। कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्या आप देख पा रहे हैं पीरियोडिक टेबल? यस सर। यस तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 13 की। हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप नंबर 13। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो, ये जब आप बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, देखो जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जाते हो, जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम में गए तो ये 13 से 31 आने पर आपको ये सारे एलिमेंट्स क्रॉस करने पड़े ना। जो यहाँ पर स्कैंडियम टाइटेनियम, मतलब एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक ये सारे आपको क्रॉस करने पड़े। और ये सारे क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में भरे हुए हैं और डी ऑर्बिटल थोड़ा फैला हुआ होता है, उसकी शील्डिंग थोड़ी कम हो जाती है, तो न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ खींच लेता है, तो उससे साइज छोटी हो जाती है। इसको बोलते हैं 3D कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये आपको समझ में आता है? सबसे पहले मुझे बताइए। यस सर। यस सर। कल्पना, 3D कॉन्ट्रैक्शन समझ में आता है? यस सर। अब देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अगर आप ये देखो ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 में यहाँ पर है स्कैंडियम, यट्रियम और ये लेंथेनम। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर 57 La
इसको बोलते हैं लेंथेनम। तो 57 के आगे यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 58 से लेकर 71, ये जो है सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक जो नीचे दिए हुए हैं यहाँ पर 58 से लेकर 71, ये सारे होते हैं लेंथेनाइड्स। इनको लेंथेनाइड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं, ठीक है। फिर देखो 57 के नीचे ये है एक्टिनियम 89, ये एक्टिनियम है। एक्टिनियम के नीचे देखो 90 से लेकर 103 तक, ये सारे एक्टिनियम के बाद आते हैं। थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक 103 तक, ये सारे एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। अब हुआ क्या कि ये जो दोनों एफ ब्लॉक्स हैं, ये एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं सारे, ऊपर 14 और ये नीचे 14, टोटल 28। तो ये 28 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो जब आप लेंथेनम से इधर आगे आते हैं यहाँ पर 58 से लेकर 71, तो अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4f ऑर्बिटल में भरे जा रहे हैं। अब आप 3D कॉन्ट्रैक्शन तो समझ चुके हैं, बस वैसा ही 4f कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ यहाँ पर, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4f में है, 4f थोड़ा और फैला होता है d से भी ज्यादा, तो उसकी शील्डिंग और भी कम, तो अब न्यूक्लियस और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाता है बाहरी इलेक्ट्रॉन पर, तो उसकी वजह से साइज फिर से छोटी हो जाती है। इसी कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बताइए क्या आप ये समझ पा रहे हैं? सर फिर Yes, sir. एटॉमिक रेडियस नहीं छोटा होता। कल्पना? यस सर। अच्छा, टेल अगेन साक्षी योर क्वेश्चन। सर फिर उसका एटॉमिक रेडियस क्यों नहीं छोटा होता? किसका किसका एटॉमिक रेडियस? किसका एटॉमिक रेडियस? मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं हाँ, बोल रही हूँ कि हेलियम का फिर रेडियस कम क्यों नहीं होता फिर, जैसे इसका गैलियम का होता है 3D कॉन्ट्रैक्शन से। 3DM देखो यहाँ पर जब आप गैलियम में आए तो वहां पर पहली बार ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, फिर उसकी वजह से आगे उतना ज्यादा आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि साइज में आपको यहाँ पे पहली बार देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की हम बात जरूर करेंगे जब हम डी ब्लॉक में जाते हैं। जब डी ब्लॉक में मैं जाऊंगा ना नीचे, तो वहां पर मैं ये चीज बोलूंगा कि देखो जैसे अगर मैं आपको बताऊं ग्रुप नंबर 4, देखो ग्रुप नंबर 4 में क्या है आपके पास, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम, ठीक है। टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम, आप देख पा रहे हो? यस सर। तो जब आप किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आइडियली साइज बढ़ना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए। तो टाइटेनियम से जर्कोनियम साइज बढ़ता है, लेकिन जर्कोनियम से हाफनियम वैसे तो साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन जर्कोनियम से हाफनियम जाते वक्त ये बीच में हमारे लेंथेनाइड्स भी आ गए ना, यस सर। लेंथेनाइड की वजह से साइज कम हो गया। तो वैसे बढ़ना चाहिए था, लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज कम हो गया, तो उसकी वजह से जर्कोनियम और हाफनियम में आपको साइज कांस्टेंट मिलती है। मतलब जर्कोनियम और हाफनियम की साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन ये पी ब्लॉक में नहीं देखने को मिलता उसका इफेक्ट। उसका इफेक्ट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है ये डी ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 4 में, लेकिन ग्रुप नंबर 13 में उतना नहीं देखने को मिलता। बस ये आपको, और हल्का सा बोरॉन फैमिली में दिखते हैं ना सर, हाँ हल्का सा बस स्लाइटली। खाली यहाँ पे दिखेगा आपको एल्यूमिनियम से गैलियम जाते वक्त, 3D का वो भी, ठीक है। बस ये थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, इसको आप बस खाली थोड़ा सा ध्यान रखिए, हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। साक्षी यस सर। ठीक है? सर फिर पहले कैसे आया सर? क्या? सर अगर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट थोड़ा हो रहा है तो फिर उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी में सेकंड नंबर कैसे? हाँ, तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी में मेन इफेक्ट उसका देखने को मिलता है, लेकिन एटॉमिक रेडियस में उतना नहीं है।
यहाँ पे आपको काफी एक्सेप्शंस मिलेंगे पी ब्लॉक के अंदर, तो बस खाली इनको आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना पड़ेगा। यस सर, ठीक है, यस सर। चलिए हम आगे चलते सर हैं। अभी आपने बोला कि लैंटेनाइट्स के ज्यादा ये नहीं मिल इफेक्ट्स नहीं पड़ते पी ब्लॉक पे, तो फिर ये थैलियम। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक्सेप्शनल केस है बोरॉन फैमिली के लिए, बोरॉन फैमिली के लिए एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे थोड़े एक्सेप्शनल ट्रेंड्स आपको मिलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह में, तो बस उसको आपको थोड़ा सा पढ़ के और थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसमें काफी सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स भी होती हैं, मतलब जिनको आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते ज्यादा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, हम आगे चलें, बताइए आगे चले हम लोग। Yes, sir. चलिए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए आपने, अभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। चलिए अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए जब आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है या कम होता है? सर कम होता है। कम होता है। कम होता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर एक्सेप्शनली केस थोड़ा सा क्या है कि जैसे आप नीचे जाते हैं तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आना शुरू होते हैं नीचे की ओर, ठीक है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है नीचे की ओर जाते वक्त। तो सबसे पहले जब आप बोरोन से एल्यूमिनियम जाते हो तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है एज यूजुअल, लेकिन फिर थोड़ा और नीचे जाने पर ये 3D कॉन्ट्रैक्शन आता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, इसकी वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे, डाउन द ग्रुप, electronegativity decreases from boron to aluminium, and then increases marginally, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। तो सर इसको लिखेंगे कैसे? कैसे लिखेंगे मतलब ऑर्डर कैसे आएगा इनका? ऑर्डर कैसे आएगा? आप लिखेंगे सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोरोन की, सबसे ज्यादा बोरोन की, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, और बोरोन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि नीचे थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो एल्यूमिनियम के बाद आता है गैलियम, तो गैलियम की थोड़ी सी ज्यादा, मतलब आप बोल सकते हैं हल्की सी ज्यादा होती है, फिर इंडियम, एंड देन थेलियम, इस तरह से, ठीक है। हल्की हल्की सी ज्यादा होती है। बताइए यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ पर बोरोन फैमिली की। आपको पता है बोरोन जो है वो अलॉयज बनाने में काफी यूज किया जाता है, बोरोन के अलॉयज बनते हैं और वो काफी हार्ड होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एक कंपाउंड होता है बोरोन कार्बाइड, ये बोरोन कार्बाइड डायमंड के जितना हार्ड होता है। तो ये वन बाय वन आप लिखते चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आप लिखेंगे बोरोन इज एक्सट्रीमली हार्ड, ब्लैक colored solid
black colored solid. It exists in many allotropic forms. It exists in many allotropic forms, and due to very strong crystalline lattice, it has unusually high melting point. It has unusually high melting point. तो बोरोन के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं, rest all the elements are soft. With low melting point. And high electrical conductivity. हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यहाँ तक लिख लिया आपने? नो सर। लिख लीजिए सबसे पहले। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? बताइए। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर जो गैलियम है, गैलियम हैज unusually low melting point. गैलियम हैज unusually low melting point. इसका मेल्टिंग पॉइंट सब में से कम होता है, that is 303 केल्विन। और इसीलिए जो ये गैलियम है, it exists in liquid state. It exists in liquid state. ये लिक्विड स्टेट में रहता है गैलियम। अगर बोरोन की बात करें, बोरोन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, काफी ज्यादा होता है, 2676 केल्विन, and it is used for measuring high temperatures. It is used for measuring high temperatures. ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सहन कर सकता है, इसलिए इसको हाई टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी देखिए, आप जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो जब आप ग्रुप 13 में नीचे की ओर मूव करते हैं, जब आप डाउन द ग्रुप चलते हैं, यहाँ पर जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो बताइए डाउन द ग्रुप मूव करने पर मास बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। मास बढ़ता है। ठीक है, यस सर। मास यहाँ पर बढ़ता है, और वॉल्यूम जो है मतलब साइज, यहाँ पर वैसे उतना ज्यादा खास नहीं बढ़ता नीचे जाने पर, क्योंकि 3D कॉन्ट्रैक्शन आ गया, फिर लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो उतना खास नहीं बढ़ता है। बट मास इज मोर डोमिनेटिंग देन वॉल्यूम, तो इसकी वजह से ओवरऑल डेंसिटी जो है वो नीचे जाने से बढ़ती है। बिकॉज मास इज मोर डोमिनेटिंग हियर, तो डेंसिटी यहाँ पर बढ़ती है जब आप नीचे मूव करते हैं।
तो आप लिख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरोन टू थेलियम द डेंसिटी इंक्रीजेस। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? बताइए मुझे। बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो देखिए ये जो सारे मेटल्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी they are less electropositive। मतलब जो आपने पहले पढ़े थे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले काफी अच्छे मेटल्स होते हैं इनके कंपैरिजन में, है ना। ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले काफी अच्छे होते हैं मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने के मामले में एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन फिर भी एक जनरल ट्रेंड तो हम बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं यहाँ पर। तो दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक जनरल क्या बोल सकते हैं हम, एक्सेप्शन तो खैर है लेकिन फिर भी एक जनरल चीज बोल सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अगर बोरोन फिर बोरोन से ज्यादा होता है एल्यूमिनियम का, लेकिन बाकी सबके कंपैरिजन में यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ मूव करते हैं तो 3D कॉन्ट्रैक्शन आता है और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। उसकी वजह से इनकी साइज थोड़ी छोटी हो जाती है। तो साइज छोटी होने के कारण इलेक्ट्रॉन का निकलना अब मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको कुछ इस तरह का ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। अगेन एक्सेप्शनल ट्रेंड है, तो बस खाली आपको थोड़ा देख के डाइजेस्ट करना पड़ेगा इसे। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड देन थेलियम, इस तरह से ये ट्रेंड आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। इस तरह से ट्रेंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर मेटालिक कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ तक हमने बात की अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ सर फिर से एक्सप्लेन कर देना लास्ट पॉइंट। बोरोन से जब आप एल्यूमिनियम की तरफ मूव करते हो, जब आप बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ मूव करते हो, ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसीलिए एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है बोरोन के कंपैरिजन में। लेकिन जब आप फिर और ज्यादा नीचे गए, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो यहाँ पर जो है इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। गैलियम, इंडियम, थेलियम, इन सब के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। डी ऑर्बिटल्स होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी मतलब बिखरा हुआ रहता है अंदर। इलेक्ट्रॉन काफी बिखरा हुआ रहता है अंदर, तो उसका बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से जब आप नीचे की ओर जा रहे हैं गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो आपका मेटालिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम देखने को मिलता है। सर इसको सिंपल डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो ना, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं, यही ट्रेंड है मैंने जानबूझ के आपको नहीं लिखा है डराने के लिए, यही ट्रेंड है यहाँ पर, यही ट्रेंड फॉलो होता है बोरोन सर फैमिली। ऐसे ही लिखते हैं सर। या ठीक है, बस आप घबराओ मत, इसके ऊपर ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको कोई ट्रेंड के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं यहाँ पर।
तो इसमें आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेनली यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं रिएक्शंस के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के ऊपर, वो चीजों पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है साक्षी? यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। सर स्क्रॉल अप करो। चलिए, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप, देखिए तो बोरोन जो है, बोरोन बोरोन बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज, boron being very small in size and high ionization enthalpy, इसका साइज बहुत छोटा होता है, उसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता, और +3 मतलब जनरली नहीं शो करता है। बोरोन being very small in size and high ionization enthalpy, it does not form boron 3 plus ion. It does not form boron 3 plus ion, rather forms covalent compounds, and rather forms covalent compounds. ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं कि जितना आपका कैटायन छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे आपका आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट आप देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट। Due to inert pair effect, as we move down the group, as we move down the group, the stability of +1 oxidation state, the stability of +1 oxidation state increases and +3 oxidation state decreases from aluminium to thallium, from aluminium to thallium। देखो होता क्या है यहाँ पर, आप जरा समझने की कोशिश करना। जैसे देखो हमारे पास है बोरोन, फिर है एल्यूमिनियम, फिर गैलियम,
फिर इंडियम और फिर है थीलियम। ठीक है, देखो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP1 NH2 NP1, यही होता है इन सब का। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप समझ पा रहे हैं, नोबल गैस NH2 NP1, बताइए। देखो जरा ध्यान देना, अब जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप इस ग्रुप में नीचे की ओर गए, तो यहाँ पर नीचे जो है इलेक्ट्रॉन्स गेट फिल्ड इन 4f एंड देन 5f ऑर्बिटल्स। जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं तो 4f 5f में बढ़ते जाते हैं। 4f 5f क्या है, 4f refers to lanthanides, 4f refers to lanthanides and 5f refers to actinides। आप मेरे साथ में हैं, जरा हाँ या ना बोलिए। यस सर। जी सर। तो जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं, हम साथ साथ हैं। यस सर। जी सर, हम साथ। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे यहाँ पर जिसमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 4f आते हैं और 5f आते हैं। तो लेंथेनाइड्स के अंदर 4f में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और एक्टिनाइड्स के अंदर 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब क्या हुआ कि 4f और 5f का साइज बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स उनमें बिखरे हुए होते हैं। जब बिखरे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते हैं। जो शील्ड बनती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो शील्ड बनती है, वो शील्ड थोड़ी वीक हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो पहरा दे रहे हैं वो थोड़े दूर दूर हो गए। अब दूर दूर हो गए तो न्यूक्लियस को एक मौका मिल गया बाहरी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। तो न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब शील्डिंग वीक हो चुकी है। क्यों वीक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर शील्डिंग करने वाले कौन है, 4f और 5f, और वो बिखरे पड़े हैं, ऐसे वो फैले हुए होते हैं काफी। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाता है। अब ये बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि जो ns और np वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पे अब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। ठीक है, अब देखो ns और np में भी, ns और np में भी अगर हम दोनों में कंपेयर करें, तो जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, वो न्यूक्लियस के और ज्यादा पास होता है p के कंपैरिजन में। p के कंपैरिजन में न्यूक्लियस के ज्यादा पास और सिमेट्रिकल कौन होता है, s ऑर्बिटल। तो ये जो s वाले ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो ये s वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनका बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। इन s वाले दो इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन मिलके जो पेयर बनाए हैं s के अंदर, s के जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका ये जो पेयर है, ये रिएक्शंस में अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, जैसे जैसे आप इस ग्रुप में नीचे की ओर मूव करते हैं। तो इसी दो इलेक्ट्रॉन के पेयर को बोलते हैं इनर्ट पेयर। इसी दो इलेक्ट्रॉन के पेयर को बोलते हैं इनर्ट पेयर। तो ये जो आउटर मोस्ट ns वाले दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो अब रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर मुड़ते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले मतलब बोरोन से लेकर, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये ऊपर वाले जो हैं, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से शो कर देते हैं। +3 कब शो करेंगे, जब आपके ये ns वाले दो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएं, जब आपके ये ns वाले दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए यहाँ से और np वाला एक निकल जाए। तो जब ये तीनों निकल जाएंगे तो ये +3 शो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर गए बोरोन फैमिली में, तो ये दो इलेक्ट्रॉन ns वाले दो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मुश्किल हो गया। उससे अब वो ऑक्सीडेशन नंबर 3 नहीं शो कर पाते हैं, सिर्फ कितना शो कर पाते हैं, +1। इसी इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वालों की संख्या कम हो जाती है और +1 शो करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो जो बॉटम मोस्ट एलिमेंट है थेलियम, वो +3 नहीं शो करता, वो क्या शो करता है, +1।
क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? नो Yes, सर। sir. Yes, साक्षी? sir. नो सर। जब आप ग्रुप, हाँ बोलो। सर वो जो दो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पाते और उसके बाद से समझना है। जब आप ग्रुप में नीचे सर की ओर मुझे गए, इसका बता सकते हो क्या, 2 इलेक्ट्रॉन वो क्यों नहीं निकल पाते? जब आप नीचे की ओर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4f और 5f ऑर्बिटल में भरना शुरू हो गए, क्योंकि बीच में लेंथेनाइड आते हैं और एक्टिनाइड्स आते हैं। यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। जब आप नीचे की ओर जाना शुरू किए तो इधर स्कैंडियम, यट्रियम, फिर नीचे लेंथेनम और फिर एक्टिनियम। तो फिर लेंथेनम के आगे 14 लेंथेनाइड्स आ गए, फिर नीचे एक्टिनियम के आगे 14 एक्टिनाइड्स आ गए। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में क्या हुआ, इनमें इलेक्ट्रॉन 4f और 5f में भरे जा रहे हैं। तो वही बात हो गई जो मैं आपको पहले बता रहा था, 3D कॉन्ट्रैक्शन वाली। सिमिलर थिंग कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन 4f में गए और 5f में गए तो उससे हुआ क्या, ये आपका न्यूक्लियस है अंदर वाला, ये सेंट्रल न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ऐसे इनर इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर है आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से हैं बाहर वाले? ns2 और np1, मतलब ns के अंदर 2 और np के अंदर 1, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर खड़े हुए हैं। ठीक है। अब जब आपके इलेक्ट्रॉन्स 4f और 5f में भरना शुरू हो गए, वो इसके अंदर आता है, मतलब सबसे बाहर हैं आपके ns के 2 और np के 2, np का 1, इसके अंदर अंदर आपके ये 4f हैं और 5f हैं। तो जब आप ग्रुप में सबसे नीचे पहुंच गए थेलियम पर, जब आप ग्रुप में थेलियम पे पहुंच गए तो क्या हुआ, यहाँ पर 4f भी आ गया, 5f भी आ गया। अब क्या हुआ कि 5f और 4f जो है वो थोड़े बिखरे हुए होते हैं। आप जानते हैं ना, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल एक डंबल की शेप का होता है, और फिर d ऑर्बिटल डबल डंबल होता है, थोड़ा यस और उसके पंख निकल गए। फिर f और फैला हुआ होता है। तो अब क्या हुआ कि न्यूक्लियस को ये इलेक्ट्रॉन्स ढकने का काम कर रहे हैं अंदर वाले, ये न्यूक्लियस को कवर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब इनके ही ऑर्बिटल्स फैले हुए हैं तो ये उतना आसानी से इफेक्टिवली कवर नहीं कर पाते न्यूक्लियस को। जब इफेक्टिवली ये न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पाए तो क्या हुआ, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंच गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। कौन से थे आउटर मोस्ट? ns के 2 और np का 1, उन पे पहुंच गया न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब न्यूक्लियस उनको अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है अपने। अब क्या हुआ कि उनमें से s के जो ऑर्बिटल है, s वाला ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और वो न्यूक्लियस के पास होता है p के कंपैरिजन में। p के कंपैरिजन में s के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं। तो कौन ज्यादा न्यूक्लियस किसको ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? s को। तो जैसे जैसे आप नीचे गए उन s के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला गया और उसकी वजह से वो s के 2 इलेक्ट्रॉन अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। मतलब जहां बोरोन के तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते थे, s वाले भी और p वाला भी, ये तीनों पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर गए तो थेलियम के केस में ये s के 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक ही यस सर, पार्टिसिपेट कर समझ गया। पाता है। तो जो बोरोन बोरोन जहां पर +3 शो कर सकता था, एल्यूमिनियम भी +3 शो करता है, गैलियम भी +3 शो करता है, लेकिन बेचारा थेलियम +1 ही शो कर पाता है। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर नाम क्यों पड़ा इसका? पेयर मतलब होता है 2। तो कौन से 2 हैं ये महावीर, ये कौन से 2 हैं? S2। s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, s के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेचारे अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी की वजह से जब आप बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, जब आप थेलियम तक पहुंचे तो थेलियम बेचारा +3 नहीं शो कर पाता है, वो सिर्फ +1 शो कर पाता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? सर पर यस सर। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता ना, तो फिर वो साइड में सबसे मतलब सबसे बड़ा, और फिर यहाँ पे इफेक्ट क्यों करा? साइड में भी इफेक्ट करना चाहिए था ना। अब क्या करें, नहीं आयनाइजेशन आया ना, क्या क्योंकि करें, अब नहीं आया, साइज में इफेक्ट नहीं आया। तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी इफेक्ट आया उसका। हाँ अब आया ना, अब क्या कर सकते हैं।
कुछ चीजें आपको यहाँ पे माननी पड़ेगी, मतलब डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अब आप डाइजिन की गोली लेना ना, ठीक है, डाइजिन की गोली के साथ डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है, क्या कर सकते हैं अब। लेकिन मुझे ये बताओ साक्षी, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो उसको भूल जाओ, जो पहले था उसको भूल जाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब रिएक्शन इस पे डिपेंड करती है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए मैं इस पे इतना टाइम देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. तो कहने का मतलब ये है कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको मेनली ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 में देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ आपके लिए। आपको समझ में आ गया ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो आप आंसर कर दोगे। Yes, sir. आपको एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन इनर्ट पेयर इफेक्ट। It occurs Yes, sir. mainly in group number 13, group number 14 एंड ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। मेनली ये इसमें देखा जाता है 13, 14 और 15 में, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया आपको। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है, देखो जो ग्रुप नंबर 13 की मैं अगर बात करूं, तो ग्रुप नंबर 13 वाले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर सकते हैं? +3। +3। ग्रुप नंबर 13 वाले मैक्सिमम शो कर सकते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, जो ऊपर वाले हैं वो +3 में ज्यादा स्टेबल होते हैं, और नीचे वाले उससे 2 कम। इनर्ट पेयर मतलब क्या हुआ, एक पेयर चला गया बेचारा, एक पेयर शहीद हो गया, अब वो बेचारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो ऊपर वाले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, जो बॉटम मोस्ट है वो ऊपर वाले से 2 कम शो कर पाता है। बताइए, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर से बॉटम मोस्ट No, वाला ना? sir. हाँ, बॉटम मोस्ट वाला। ओके सर। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कुछ बोल दो हाँ या नहीं ना। सर, सर फिर से समझाना। अरे जान लोगे मेरी। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बताओ सबसे नीचे कौन आता है? थालियम। हेलियम। हेलियम। थेलियम सबसे नीचे आता है, ठीक है। 4f 4f और 5 नीचे। 4f में इलेक्ट्रॉन्स भरे गए, 5f में इलेक्ट्रॉन्स भरे गए। सबसे बाद में कौन आया बेचारा? थेलियम, ठीक है। थेलियम के केस में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4f में भरे जा चुके थे ऑलरेडी। अपने आप को म्यूट कर दो। तो उसकी वजह से क्या हुआ, शील्डिंग बहुत पुअर हो गई, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f एंड 5f इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग पुअर हो गई, तो उसकी वजह से नतीजा किसको भुगतना पड़ा? हेलियम। थैलियम को। उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से नतीजा भुगतना पड़ा बॉटम मोस्ट एलिमेंट को, ठीक है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f and 5f electrons, due to poor shielding of 4f and 5f electrons, nuclear force of attraction increases on outermost 2s electrons। जो outermost 2s के इलेक्ट्रॉन्स थे उन पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नंबर से कम हो गई। बोरोन की फैमिली मैक्सिमम कितना शो कर सकती थी? +3, लेकिन बेचारा नीचे वाला कितना शो कर पाएगा? +1। समझ में आया? बोलो समझ में आया या नहीं? सर इंडियम भी 1 करेगा क्या?
मतलब चांसेस जो है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के चांसेस ऊपर से नीचे आते से कम होने लगती है, और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के चांसेस ऊपर से नीचे आने में बढ़ने लगती है। बस ये समझ लो आप। सर मतलब मीन्स सर मतलब फिक्स नहीं है। मतलब देखो, जो बोरोन है वो क्या शो करेगा, +3, ठीक है। अल्यूमिनियम +3 भी शो कर सकता है, +1 भी शो कर सकता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल किस में रहेगा, +3। +3 में। समझ रहे हो ना मेरी बात, ज्यादा स्टेबल रहेगा +3 में। चलो फिर नीचे आए हम, गैलियम +3 भी शो कर सकता है, +1 भी शो कर सकता है। चलो इंडियम में चलते हैं। इंडियम इंडियम +3 भी शो कर सकता है, +1 भी शो कर सकता है, लेकिन +1 शो करने के चांसेस थोड़े ज्यादा होंगे, +3 के चांसेस थोड़े कम होंगे, क्योंकि हम जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के चांस कम होते जाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के चांस बढ़ते जाते हैं। अब नीचे हम आ गए थेलियम पर। अब थेलियम बेचारा +3 नहीं शो कर पाता, वो सिर्फ क्या शो करता है, +1। समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, थैंक यू। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो भी आपको समझ में आया अभी तक। देखो सब कुछ मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर, कि ये बेचारे 2s के इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर क्या होता है, द टू आउटरमोस्ट s इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोलते हैं इनर्ट पेयर। ठीक है, तो हुआ क्या बेसिकली कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो वो बहुत आसान सी चीज है, आप इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर पाओगे। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बताओ क्या आप सब इस पॉइंट से एग्री करते हैं अब? यस सर। Due to inert pair effect, the stability of higher oxidation state decreases down the group, and the stability of lower oxidation state increases down the group. बोलो समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर ग्रुप 13 की बात करूं मैं, अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं, ये इफेक्ट मेनली देखा जाता है ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 में। तो ग्रुप 13 में अगर बात करूं मैं, तो जो बोरोन है वो बोरोन मैक्सिमम स्टेबल किसमें होगा, बोरोन विल बी मैक्सिमम स्टेबल इन +3। और जो इसका बॉटम मोस्ट एलिमेंट है बोरोन फैमिली का, थेलियम, इसका बॉटम मोस्ट एलिमेंट थेलियम +1। +1 में स्टेबल होगा, मतलब दो नंबर कहाँ से आई है, वो s के 2 इनर्ट पेयर की वजह से। रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। हाँ, इसीलिए उनको बोल दिया गया इनर्ट पेयर। पेयर है ना वो दोनों। ये हो गया हाँ ग्रुप सर। 13 के साथ, ग्रुप 13 के साथ ये हुआ। चलो ग्रुप 14 की बात करते हैं, वैसे आगे आएगा, लेकिन अभी इनर्ट पेयर चल रहा है तो मैं आपको इनर्ट पेयर में सब कुछ बता देता हूँ एक साथ। ग्रुप 14 बताओ, ग्रुप 14 कौन सी फैमिली होती है? कार्बन कार्बन। कार्बन फैमिली। आप मुझे कार्बन फैमिली के मेंबर्स का नाम बताओगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, टिन, लीड। लेड। ठीक है, बस कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो देखो, जो कार्बन है वो मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +4। +4। +4। तो कार्बन जो है, कार्बन विल बी मोस्ट स्टेबल इन +4। ऊपर वाले +4 में स्टेबल रहते हैं, लेकिन जो बॉटम मोस्ट है आपका, बॉटम मोस्ट कौन सा है, लेड। बॉटम मोस्ट कौन सा है आपका, लेड।
तो जो यहाँ पर लेड है, ये लेड किस में स्टेबल होगा? +2 में सर। +2 में। तो जो लेड है यहाँ पर, दिस लेड विल बी स्टेबल इन +2. लेड विल बी मोस्ट स्टेबल इन, इससे 2 कम, मतलब +2 में। ग्रुप 15 की बात कर लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर बोरॉन तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा मतलब स्टेट दिखा नहीं सकता, तो भी फिर वहाँ पे स्टेबल कैसे होगा वो? हाँ मतलब बोरोन, मतलब इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ऊपर वाले रिफर कर रहा हूँ। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, थेलियम, सॉरी गैलियम हो गया, इन सब के लिए मतलब ऊपर वाले जो हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और नीचे वाले लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये बताना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बोरोन +3 वाले आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, क्योंकि फाजान्स रूल के हिसाब से उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, +3 वाले आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। चलिए ग्रुप 15 की बात करते हैं। ग्रुप 15 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं बताओ? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन विल बी मोस्ट स्टेबल इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट? -3। -3। +5 ना। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना शो कर सकता है? मैक्सिमम हाँ +5। +5। और जो नीचे वाला है बिस्मथ, +3। +3। +3। बस इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर हाँ सर n+5 के जगह -3 दिखाएगा ना? +5 -3 तो भी दिखाता है, +5 भी दिखाता है। सर हमने तो उसको एज एन नहीं पढ़ा। जैसे कंपाउंड्स आप जानते हैं ना +5 वाले, नाइट्रोजन की +5 वाले कंपाउंड्स नहीं जानते हैं आप? नहीं सर, एग्जांपल दो। +5 कैसे दिखाएगा? वो तो नॉन मेटल है ना, वो तो गेन करेगा। जैसे N2O5, HNO3, इन सब में नाइट्रोजन क्या शो कर रहा है? +5 शो कर रहा है। सर HNO3 में कैसे? हाँ कैलकुलेट कर लो, अमोनिया। कैलकुलेट कर लो। नाइट्रोजन का मान लिया मैंने x, जैसे HNO3 का दिखाता हूँ आपको एक, जैसे HNO3 में दिखाता हूँ, नाइट्रोजन का मैंने माना x, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है +1, हाइड्रोजन का +1, एक नाइट्रोजन है उसका मान लिया x, फिर 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2, नेट चार्ज कितना है? हाँ सर 0। दिखा रहा है +5। तो कितना दिखा रहा है? +5। वैसे हाँ ही N2O5 भी +5 दिखाता है, हाँ N2O5 दिखा ठीक है। रहा है। सर हमें तो मतलब बोला था कि नॉन मेटल हर वक्त नेगेटिव चार्ज दिया है। हाँ नॉन मेटल्स नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, इसीलिए सर वो। फिर ऑक्सीजन क्या दिखाएगा? वो +6 कभी दिखाता है क्या? नहीं ऑक्सीजन कभी नहीं दिखाएगा +6। सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें, एक बार बताना। क्या ये तो बताया ना मैंने आपको, जो भी अननोन है उसका मान लो आप x, जो भी अननोन है उसका मान लो x। तो यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन का निकालना है, इसका मैंने मान लिया x, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 × x प्लस 5 ऑक्सीजन है तो 5 इंटू, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्साइड बना रहा है तो उसका कितना होता है? -2 इक्वल टू 0। N2O5 पे नेट चार्ज कितना है? न्यूट्रल है N2O5, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है ओवरऑल, तो इक्वल टू 0। बस फिर यहाँ से मैंने क्या किया? 2x - 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ गया? 2x इक्वल्स टू +10, तो x इक्वल्स टू +5। तो आपके नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +5। समझ में आता है? हाँ सर। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर कर पाओगे?
यस सर। सर क्वेश्चन पे डिपेंड। आपको पूछा जाए एक्सप्लेन why TLI3 does not exist but TLI exist. आयोडीन पे चार्ज कितना होता है? -1। तो सर हो गया ना, वो +1 शो करेगा और आयोडीन -1 शो करेगा, तो फिर वो रिएक्शन पॉसिबल होगा। वो +3 शो नहीं करता ना, तो सर आयोडीन के साथ नहीं होगा रिएक्ट। तो TLI3 स्टेबल क्यों नहीं होगा? तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। हाँ, तो आपको बस खाली प्रॉपरली रीजन लिखना है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थेलियम इज मोर स्टेबल इन +3 देन थेलियम इज मोर स्टेबल इन +1 देन +3। तो इसीलिए थेलियम जो है वो +1 वाला कंपाउंड बनाता है और +3 वाला नहीं बनाता। बस ये लिखना है आपको, और थोड़ा बहुत इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन कर देना बस, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। क्लियर है? सर हाँ, बोलो। बोलो। क्लियर है बोला। चलो, तो आंसर हो गया आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबको क्लियर है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलिए, तो हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे थे यहाँ पर। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप उसके अंदर, उसी सीक्वेंस में आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, इन ट्राइवेलेंट स्टेट, ट्राइवेलेंट मतलब क्या हुआ? +3 कंपाउंड्स। इन ट्राइवेलेंट स्टेट बोरोन हेलाइड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनमें। जब ये बोरोन 3+3 वाले हेलाइड्स बनाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। These are electron deficient and thus they act as Lewis acids Lewis acids का मतलब क्या होता है? they accept electron pair to attain noble gas configuration फिर हम इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों नहीं बोलते? किसको? लुईस एसिड को। एक्सेप्ट कर रहे हैं ना सर इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को पूरा अपने पास ही रख लेते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अपने खाली इनके ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल हो। लुईस एसिड्स वो होते हैं जिनके पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स हों और वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकें, उनको बोलते हैं लुईस एसिड्स। ठीक है, लुईस एसिड उनको बोलते हैं। और बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। वो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं चेक कर सकते कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी होगी, उसकी इतनी होगी। आप एक्सपेरिमेंटल डेटा के हिसाब से बताते हैं, वैल्यूज के हिसाब से
कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा आती है, किसकी कम आती है। ठीक है, लुईस एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर की, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है और कमी होने पर वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, उनके पास वैसे इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं। हाँ, एक और चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बॉन्ड बनाने के बाद, बॉन्ड बनाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की, जब बॉन्ड बना था तो म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी कि भैया इलेक्ट्रॉन बीच में रखे जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड बनाने के बाद उस जो पहले समझौता हुआ था कि इलेक्ट्रॉन को हम बीच में रखेंगे और मिल बांट के खाएंगे, वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन लुईस एसिडिक कैरेक्टर में ऐसा नहीं होता, वो बॉन्ड बनाने से पहले ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसको बोलते हैं लुईस एसिड। समझ पा रहे हो डिफरेंस? यस सर। तो लुईस एसिड्स वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। सर आप समझा नहीं है पॉइंट। लुईस एसिड्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो किसी और से इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऑर्बिटल में भरने की कोशिश करता है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं लुईस एसिड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो सर ये मेटल्स के अंडर क्यों आए थे? कौन सा मेटल के अंदर कौन आया? सर ये मेटल ग्रुप में आते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो फिर नॉन मेटल मेटल क्यों होने कहाँ है? हम तो चाहिए? पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना अभी, पी ब्लॉक ही तो पढ़ रहे हैं हम। हाँ तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर आपने बोला था, उस हिसाब से ये तो फॉलो नहीं हो रहा है ना। क्या बोला था मैंने? हम बोरोन की बात कर रहे हैं, बोरोन की, तो बोरोन तो कोई मेटल नहीं है ना, बोरोन तो नॉन मेटल है। हाँ सर। बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात तब आती है जब ऑलरेडी बॉन्ड बन चुका था, लेकिन यहाँ पे तो बॉन्ड नहीं बना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती थी, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, समझौता हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर उन दोनों के बीच में रहेगा एग्जैक्टली। लेकिन फिर क्या होता है, जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो जो अपनी तरफ खींचता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लिया BCl3, BCl3 देखो, एक बोरोन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं इस तरह से, BCl3। तो देखो बोरोन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोरोन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, लेकिन इसके पास अभी 6 हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। यस सर। ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास यहाँ पर एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है इस तरह से। इसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है जिसमें ये खाली ऑर्बिटल है, तो इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, ये बाहर से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो इसको बोलते हैं लुईस एसिड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये लुईस एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। यहाँ तक क्लियर है? लुईस एसिड किसे कहते हैं? Yes, sir. तो आप जल्दी से अपना अटेंडेंस आंसर कर दो और लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिख देना, सिंस बोरोन हैज अ वैकेंट p orbital, since boron has a vacant p orbital,
it accepts electron pair, and that is why it behaves as a Lewis acid. एक Lewis acid की तरह behave करता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उनको बोलते हैं लुईस एसिड्स। ओके एवरीवन, यस सर, चलिए थैंक यू सर। Yes, sir. quickly answer your attendance in the chat box. Everyone quickly answer your attendance, then we end the class. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir.